जब आप रिजाइन करके आए, शायद मेरी मैयत पर इतना रोना नहीं होगा जितना उस दिन हुआ था। मैं आज भी गरीब था कभी, तो आज भी खाना खाते हुए मैं थम जाता हूँ कि पता नहीं आज कितने लोगों ने खाना नहीं खाया। मर्द अगर गुनाह करे तो एक घर का नुकसान होता है, औरत अगर गुनाह करे तो एक नस्ल का गुनाह होता है। तो ये बात अगर समझ नहीं आती तो फिर अकलों पे लानत है। आप लोगों के चेहरों को ज्यादा पढ़ते हैं बनिस्बत किताब। मैंने पढ़े चेहरे हैं, किताब कम पढ़ी मैंने। एक बड़े बाप और जो इस फील्ड में बहुत महारत रखता हो, उसको अपने बेटे को आगे लाने में कितनी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? क्या वो अपने बेटे को उस पोजीशन पर ला खड़ा कर सकता है? बेटे में टैलेंट होगा, उसको रोक ही कोई नहीं सकता। जब मुझे कोई नहीं रोक सका, अब द पुअर चाइल्ड, मेरी पूरी जिंदगी में एक रिकमेंडेशन नहीं है। 35-36 औरतों का नाम ना लो मेरे सामने। वो अब मैं आज मैं बीवी को किससे सुनाता हूँ। तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है। उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। क्या पाकिस्तानी मुआशरा वाकई इतना स्याह सफ़ेद है जितना आप दिखाते हैं? हसन रजा, फिर तुम गलत हो, मैं तुमसे ये तवक्को नहीं करता। मुझे जितनी अभी आपकी बातें सुनकर तो अंदाजा लगा कि आप खवातीन के हक में बात कर रहे हैं। मैं मानता ही खातून को, औरत को हूँ, मर्द को तो मानता ही नहीं हूँ। खवातीन जो यार उनको एक्टिविस्ट खवातीन मत कहो हैं, प्लीज, बार बार उसको 35-36 वो- को तुम खवातीन कहते हो। एक मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी खवातीन है, उनका जिक्र ना करो। वो तो एजेंडे पर हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग द कल्चर ऑफ माई कंट्री। इमरान शो तो बहुत बड़ा है, तो मेरा लाया हुआ बच्चा है, मुझे वैसे भी उससे बहुत मोहब्बत है, एंड आई नो हिम टू बी वंडरफुल एक्टर। वो जामदियाँ सूला ने मुंह ते किस्म। मुआशरे को आप किस नज़र से देखते हैं? मादा परस्ती जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को बेवफा बना देती है। शो ऑफ आ गया, शो ऑफ ने मार डाला। आपने महंगे कपड़े देखे, महंगे कपड़ों के अंदर सस्ता आदमी नहीं देखा। 2% की लड़की को आप चले मान लें तो आप इस जुमले के मुआशरती और ज़हनी असरात के जिम्मेदार खुद को समझते ओ हैं? यार, मैं जिम्मेदार क्या, मैं इसका थोक में जाके कहता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन तो मैं देने आया था। मेरे यहाँ जो औरत वफा कर रही है, वफादार कौन होता है? वफादार वो होता है जो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देता है। ये काम मेरी औरत करती है, मर्द नहीं करता। तो उसको तो वो क्रेडिट दिया नहीं जा रहा था। वो जो बेवफाइयाँ कर रही थी, जो वो उसको भी औरत कहा जा रहा था, उसको भी औरत कहा जा रहा था, तो फर्क क्या था? ये डिस्क्रिमिनेशन इस बात पर आया आके उस औरत को ये क्रेडिट दिया गया, ये मेडल दिया गया कि तुम्हारी वफादारी जो है वो तमगा है जिसके भरोसे पर ये माशरा चलता है और ये मर्द अकड़ के बाहर निकल सकता है। वफादारी कुर्बानी का नाम है। ये कुर्बानी उसने दी है तो उसको मेडल मिलना चाहिए ना। मथीरा ने भी आपके खिलाफ नहीं, मतीरा ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। ने कहा था रात के 4 बजे किसी खातून से मुलाकात करना मुनासिब नहीं, चाहे वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। अच्छा, ये मतीरा कह रही जी, ये भी साउंड कहेगी। कौन सी ऐसी ज्यादा वजूहात आपने देखी मुआशरे में कि जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते हैं? ये सबसे अच्छा सवाल किया तुमने। अगर आप अपनी मर्जी से वैसे बाप या भाई उसकी शादी उसके अनचाहे मर्द के साथ करते हो तो आप उसको ब्याह नहीं रहे, आप रहे। बेवकूफ शौहर वो है जो बाहर चवल मार रहा है और वो ये समझ के बैठा हुआ है कि उसकी बीवी को नहीं पता। बीवी को चुटकी में पता चल जाता है कोई बीच में है। हमारी कौम की डेवलपमेंट हुई राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमने काम करने वाले को उसके पेशे के हवाले से गाली दी है। मोचीदा पुत्र है, नाईदा पुत्र है, तो काम करने वाले लोग थे और वेला बैठा चौधरी बने हैं। हिंदुस्तान में जो बोल्ड कैरेक्टर प्ले होते हैं उस पर आपकी क्या राय है? हिंदुस्तान की इंडस्ट्री थोड़ी रही है उतना तो मैं तो उनके एक्टर को क्या करता हूँ। शाहरुख खान या आमिर खान जैसा कोई स्टार पाकिस्तान में पैदा हो सकता है, यहाँ पर मौजूद है। हमारे बड़े स्टार है, उनसे भी स्टार्टअप नहीं है। इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी, कैसा पाया आपने इमरान खान को? इमरान खान इज अ वंडरफुल पर्सन, आई लव हिम, इज लव ऑफ द कंट्री, इज अ जेन्युइन गाय। वो मरता है अपने मुल्क के गरीब आदमी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूं कि वो लिखता है मगर सिर्फ मुकालमे नहीं, लफ्जों में वो जहर घोलता है मगर मोहब्बत का रस भी। वो औरत को एक अलामत कहता है, कभी बेवफा और कभी वफा की। कुछ उसे औरत का दुश्मन कहते हैं और कुछ उसको मर्द का या औरत का आखिरी शायर। किसी के लिए वो खलील है तो किसी के लिए 2 टके का जुमला।
कमाल के लखारी और अदब से बहुत ज़्यादा लगाव और मोहब्बत रखने वाले। उनकी तहरीरें बोलती हैं। अगर आप उनकी तहरीर को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी तहरीर पढ़ें, आपका दिल बाग बाग हो जाता है। उनके ड्रामे उनकी लिखी हुई तहरीरें बताती हैं कि माशरा किस तरफ जो है वो गामजन है, उसको कैसे तसीह किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खलील रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए औरत सिर्फ वफा की अलामत है, और मैंने कई लिख चुका मेरे पास तुम हो में। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती, तो उसको औरत नहीं मानता बेवफा को। यानी आप कहते हैं औरत सिर्फ वफा की वो अलामत। औरत वफा की अलामत है। हमने वफा जो हमारे मर्दों के अंदर थोड़ी बहुत है, वो हमने सीखी औरत से। तो औरत ने वफा है ही औरत के पास, बस बेवफा को तो औरत मानता ही नहीं। और मर्दों के पास जो थोड़ी बहुत वफा है वो औरत की वो वजह उसने से। औरत से सीखी है। इतने प्यारे जुमले, लेकिन आपको लोग कहते हैं कि आप औरत से इख्तलाफ बड़ा करते हैं, वो औरत से लोग नहीं है, वो नफरत बड़े फेमिनिस्ट करते ने हैं। 35-36 उन्होंने जिक्र ना कर। खलील रहमान कमर साहब, आगाज़ में मैंने जो जितना आपको रिसर्च किया, स्टडी किया, आप जब तालीम हासिल करते थे, आप बताते हैं कि आपकी जेब में पैसे नहीं होते थे। फिर आप एक बड़े मारूफ बैंकर भी बने, चीफ एग्जेक्टिव की पोजीशन पर रहे। और जो मैंने जहाँ तक मालूमात हासिल कर सका आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट भी किए बैंक के लिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम कर चुके हैं, बैंक ऑफ पंजाब में भी रहे, और फिर उसके बाद लखाई के मैदान में भी जब आए तो उसके यहाँ पर भी बाद आपने नहीं। एक बड़ा उसके बाद नहीं, हाँ मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लिखारी था। अम्मी अब्बा के की वजह से मैं बैंक में के आया। शौक से, नो, अम्मी अब्बा की वजह से, शौक कोई नहीं। उनके अच्छा उनके शौक। वो देखिए, मैं एक गरीब बच्चा था, लेकिन आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए तो ख़ानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल लेगा। वो अपने तय सही सोचते थे, मेरे ऊपर वलवले थे आमद के, मैं अपने तय सही सोचता था। उस टकराव में मुझे एक दरमियानी वक्त में सरेंडर करना पड़ा उनके सामने, और मैं बैंकर बन गया। जब तक बैंक में रहा मैंने शायद उर्दू में अपना नाम भी नहीं लिखा। अच्छा, इतना गुस्सा था मुझे। मैं नाम लिखने के लिए किसी फॉर्म फिल करने में आता था नाम मेरा लिखना, तो मैं अपने असिस्टेंट को देता था मेरा नाम लिखो, और वो कभी कभार हैरत से देखता था, पूछता नहीं था। तो मुझे याद है जब मैं रिज़ाइन किया तो अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे उनको, डॉक्टर आसिफ जमशेद शाह साहब चेयरमैन थे। तो मैंने कहा, उन दिनों इनका ख्याल था कि इसको उर्दू आती नहीं है, तो मैं बैंक में हार्डली मैं कभी उर्दू बोलता था। तो मुझे कहते हैं जब फाइनली वो अग्री कर गए कि क्या करोगे खलील, मैंने कहा जी मैं ड्रामा लिखूंगा। उर्दू आती है आपको? ये उनका टोन था। अच्छा। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा आती है। तो लेकिन जब आप रिजाइन करके आए हाँ, तो मेरे घर में जो है घर ना, में, हाँ वही मैं बात को सुना, वहां पे मैं काफी वो अक्सर परेशानी ये थी, मिसाल दिया करता रोना हूँ धोना कि था शायद कोई। मेरी मैयत पर इतना रोना नहीं होगा जितना उस दिन हुआ था। मेरी बीवी रो रही थी, मेरे अब्बा रो रहे थे, और बच्चों को मालूम नहीं था कि ये क्यों रो रहे हैं, क्योंकि बड़े रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। ये बताइएगा कि आपने एक जुमला बोला कि राइटर से बड़ा झूठा कोई नहीं होता। नो, राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ। क्योंकि वो लोगों के एहसासात, जज्बात या, को अपने में समो के उसको लिख दे। या अगर वो नहीं समझ सकता ना, अगर वो किसी की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता जैसे वो महसूस कर रहा है, मैं उसको राइटर ही नहीं मानता। तो आपने जब लिखा ये ड्रामा लिखा, मैं मेरे पास लोगों के तुम दर्द हो, में ये रोया जुमला हूं लिखा। तो हाँ, लिखा है। हाँ, वो जब मैं अक्सर ऐसा होता था, जब मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाता था जहाँ मुझे पब्लिक को रुलाना होता था, तो मैं कहा करता था कि मैं पब्लिक को रुलाने जा रहा हूँ, वो अल्लाह के फजल से रोई, क्योंकि मैंने उनके दुख को लिखा, मैंने उसको उस तरह महसूस किया। और मेरा अल्लाह जानता है कि उस दर्द में मैं रोया भी हूँ। मैं आज भी गरीब था कभी, तो आज भी खाना खाते हुए मैं थम जाता हूँ कि पता नहीं आज कितने लोगों ने खाना नहीं खाया। इस वजह से मैं ज़्यादा खाना नहीं खा सकता। इफ़ यू सी मी ईटिंग तो यू विल बी जस्ट अमेज्ड कि खाता क्या है ये। तो फिर जो आपने मेरे पास तुम हो ये जुमला लिखा, क्या तो ये क्या, आप किसके एहसासात और जज्बात को आपने देखते हुए मैंने इसको हज़ारों लोग देखे, उतारा?
हज़ारों लोग देखे। मैं, आपको शायद मालूम नहीं है, इससे पहले मैंने एक लॉन्ग प्ले लिखा, हाँ जी, टेलीफिल्म लिखी हाँ जी, बेवपार के नाम से, जी जी, और वो जियो पर चली 2003 में गालिबन, 3 में। लेकिन उससे मेरी तशफ़ी नहीं हुई। एक फिल्म भी आपने लिखी है, मैं नहीं, हाँ, वो एक अलग इसी फिल्म। मौजू के ऊपर अच्छा, एग्जैक्टली ये कहानी थी। वहाँ सिर्फ फ़र्क ये था कि वो एक फल फ्रूट वाला था और वो बाबर अली और मारिया वास्ती थे उनमें। अच्छा, अच्छा, तो ठीक यही कहानी थी, और उसका वाइंड अप वहाँ था जहाँ वो लेके चला जाता है उसको, वो जो बिलियनियर है, वो मुझे तशफ़ी नहीं हुई। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। तो एक दिन मैं और हुमायूं बैठे हुए थे और नदीम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा हुमायूं, एक स्क्रिप्ट जो मैंने लिखना है, हालांकि दिस वाज नॉट रिटन फॉर हुमायूं, ओके, ये किसी और प्रोड्यूसर के लिए लिखा गया था। तो उसे मैंने वापस ले लिया 4 एपिसोड लिखने के बाद, वो हुमायूं को दिया। तो आई टोल्ड हिम, दिस इज स्टोरी आई हैव ऑलरेडी रिटन इन ए टेलीफिल्म। तो मेरा वो तशफ़ी नहीं हुई मेरी। देन आई रोट, मेरे पास तुम हो। आपने तो उसमें ऐसे दिखाया कि जिस तरह मर्द तो बिल्कुल मुल्ज़म है, उसमें तो आपने उस पर इतने जुल्म ढा दिए और औरत को आपने इस तरीके। एक मिनट, ये देखो, आप तो इंटेलिजेंट आदमी हो, जर्नलिस्ट हो। हुमायूं मर्द था, मर्द था, तो शहबार अहमद क्या था? वो भी मर्द था। तो कैसे एक मर्द दिखाया जो बड़ा शरीफुन नफ्स है, शरीफ उन नफ्स था। एक मर्द हरामी दिखाया। अब ये तो ना कि ये इसी तरह उसमें 4 हीरोइन थी, हाँ, एक थी जिसने बेवफाई की, बाकी 3। लेकिन जिसने बेवफाई की ज्यादा तो उसको हिट हुआ ना। देखिए, सवाल तो ये, अब हाउ पीपल टेक इट। हाँ, मैंने आपको पहले तो इस ड्रामे को लिखने की वजह बताऊं मैं आपको। मेरे यहाँ एक बर्निंग इशू था, एसिड थ्रोइंग, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस। मर्द दिन रात गुनाह करते हैं, औरतें नहीं मारती उनको, या उनके उस हार्डली कभी केस सुनो किसी ने औरत ने तेजाब फेंक दिया है, हार्डली कोई एक आध बिलियन केस में निकला किसी ने होगा, औरत हाँ। ने मर्डर कर दिया उसको। वन ऑफ द कॉमन इज दिस, दैट मैन किल्स द वुमन। मर्द एसिड थ्रोइंग करता है, मर्द बीट अप करता है। तो जस्ट आई वॉज टू एजुकेट माई मैन कि जिस तरह तुम गुनाह करते हो ना, ये गुनाह औरत से भी सरजद हो सकता है। हाँ, उसका तरीका ये है कि उसके उस गुनाह की सज़ा में, वो सज़ा अल्लाह पर छोड़ दो, उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसके ऑनर क्लिक ना करो, उसको जाने दो, बुके दो, दरवाज़ा खोलो, जाए। ये दैट वाज द एजुकेशन बीइंग गिवन टू द मैन। आप देखिए 12 एपिसोड वो चीट कर रही है अपने हस्बैंड को, मैंने एक थप्पड़ नहीं मारने दिया उसको। तो सी दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द प्ले। औरतें क्या बेवफाइयाँ नहीं करती? सो मैनी। मर्द क्या बेवफाइयाँ नहीं करते? सो मैनी। इम्पैक्ट देखना है, उसका इम्पैक्ट औलाद पर क्या होता है। वो क्या है कि उसी में शायद मैंने लिखा कि मर्द अगर गुनाह करे तो एक घर का नुकसान होता है, औरत अगर गुनाह करे तो एक नस्ल का गुनाह होता है। पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है ऐसे ही। हाँ, तो ये बात अगर समझ नहीं आती तो फिर अकलों पे लानत है, और मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने कुदरतुल्लाह शहाब को बहुत पढ़ा, कौन सी ऐसी तहरीर या कौन सा ऐसी चीज आपको कुदरतुल्लाह शहाब की मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी, वो थी या खुदा। ये वो ज़माना है जब मैं उर्दू नहीं पढ़ता लिखता था। आई वॉज इन नेशनल बैंक, तो मैं पढ़ाता था, बहुत सारे बैंकर्स को पढ़ाता था बिला तमीज़ कि वो नेशनल बैंक का है, यूबीएल का है, बी बैंक का है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ाने के पैसे नहीं लेता था। तो मैं दुआ करता था, या अल्लाह कभी ऐसा वक्त ना आए कि मैं पढ़ाने के पैसे लूँ। और मैं हज़ारों लोग बैंकर्स को पढ़ाया। तो मेरा एक दोस्त था नेशनल बैंक का, तो अघार जमालपुर ब्रांच कोटली का मैनेजर था। तो मेरी बर्थडे आ गई, तो उसने मुझे गिफ्ट दिया एक दुबली सी किताब। अब जब चला गया तो गिफ्ट खोलते हैं हम, मैंने कहा ये क्या साला दे गया यार।
तो मैंने वो रैक में रख दिया। हाँ। कुछ 6 महीने के बाद एक दिन मैं पढ़ाने के बाद पढ़ता था खुद, 2-2:30 बजे रात तक मैं पढ़ता वो था। टाइम मिला तो आपने वो किताब खोल नहीं, लिया। वैसे हाँ। मैं फारिग बैठा, मैं दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को, तो मेरी नज़र बार बार उस किताब पे जा रही थी। मैंने कहा यार क्या 100 सफ़े की किताब है, पढ़ तो सही, क्या दे गया ये, जिसको मेरा बर्थडे गिफ्ट ही मान लिया उसने। तो हसन रजा वो किताब मैंने पढ़ी। अगर मैंने 2 बजे शुरू की है फ़र्ज़ करो रात को, तो 2:30 बजे मेरी एक चीख की आवाज़ सुनी है मेरी बीवी ने, और भागती हुई आई है। उसमें मेरी एक बेटी होती थी साल की, 1-2 साल की। क्या हुआ? एंड आई वाज ऑलमोस्ट वीपिंग। फिर मैं बहुत सारी किताबें मंगवाई और फिर मैं लोगों को बर्थडे पर वो गिफ्ट किया करता था। तो थैंक यू वेरी मच सलीम आदिल, जिसने वो आपको पहले गिफ्ट की और उसके बाद आपने वो तकसीम करना शुरू की। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के चेहरों को ज़्यादा पढ़ते हैं बनिस्बत किताब मैंने के। पढ़े चेहरे हैं, किताब कम पढ़ी मैंने। तो सबसे ज़्यादा धोखा आपको फिर किसने दिया? धोखा तो मैं मानता ही नहीं, धोखा, मैं तो एक नतीजे पर पहुंचा बहुत जल्दी। कोई जब आपको धोखा देता है तो बैठ कर सोचिए नुकसान उसका हुआ है कि आपका। आपको गवा दिया उसने, ये उसका बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप धोखा देकर अपने साथ मोहब्बत और वफा करने वाले एक आदमी को गवा देते हो तो आपका कितना बहुत बड़ा नुकसान लॉस। है। तो मैं यहाँ पर रहा। मैं अक्सर दोस्तों को क्या करता हूँ, मैं तुम्हारी बेवफाई तक तुम्हारे साथ चलूंगा, मुड़ कर नहीं देखता। वंस आई लीव समबडी आई नेवर टर्न बैक। वो जो एक मामला हुआ, कोई गुज़श्ता साल सारा मामला हुआ, हसन रजा वो I हो don't गया। want to discuss। उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने एक पॉडकास्ट में इशाद भट्टी साहब से बात करते हुए कहा था कि अगर डिसीजन आ गया, जब भी डिसीजन आ जाए फिर मैं उस पर बात करूँगा, कि वो सेट का जब जिक्र हुआ। देखो मैं आपको एक बात हाँ, बताऊं, उस पर वो मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या मामला मैं था। जितनी भी नमाजें पढ़ता हूँ ना, जी जी। 2 दुआएं मेरी बड़ी मस्त होती हैं। एक, या अल्लाह किसी बाप के कंधे पर औलाद का जनाजा ना हो, और दूसरी, या अल्लाह मेरे दुश्मन को भी कभी जेल ना हो। वाह क्या बात। तो मैं खुश नहीं हूं, लेकिन उनको सजा होना बड़ा जरूरी था कि बहुत सारे जो हरामी ऐसे लोग हैं वो चौकन्ने हो जाएं और दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके। नहीं, वो आप कह रहे थे ना, आपने उसमें कहा कि उस टाइम फिर मैं हो सकता खोलूंगा। है उस वक्त मैं फ्लो में कह गया उसने हूं। कहा कि अगर सेट का कहा ना, जब उन्होंने पूछा कि ये सेट लगा था तो आप चले गए रात को। हाँ नहीं, वो तो अभी साथ गवर्नमेंट बदलने दीजिए फिर बताऊंगा। क्यों उसमें वो हाँ, वो उसका- मुझे उस- थोड़ा वो- सा अंदाजा है। हाँ, मैं इसीलिए उसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट बदल, उसके पीछे और कौन कौन से किरदार थे। अल्लाह जाने, बताऊंगा एक दिन, पता चल जाएगा। कुछ का पता चल भी गया होगा। क्या कभी आपको धमकी? लेकिन मैं आपको एक हाँ, बात बताऊं, हाँ, कहीं मेरा शक गलत भी साबित होता है, क्योंकि आई सैल्यूट टू माय पुलिस द वे दे डिड इट। मेरी आरज़ू है कि इसी तरह का सलूक मेरे साथ लोगों के साथ हो, और कम से कम उन लोगों के साथ जो जेन्युइन है। पुलिस डिड एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट जॉब, और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी था। तो उसमें जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे लगा शायद ऐसा नहीं है। तो चलो अच्छा है, कहने ने शक का फ़ायदा दे दी। एक बड़े बाप और जो इस फील्ड में बहुत महारत रखता हो, उसको अपने बेटे को आगे लाने में कितनी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? क्या वो अपने बेटे को उस पोजीशन पर ला खड़ा कर सकता है? बेटे में टैलेंट होगा, उसको रोक ही कोई नहीं सकता। जब मुझे कोई नहीं रोक सका, आई वाज अ पुअर चाइल्ड। मेरी पूरी ज़िंदगी में एक रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने तो, मेरे अब्बा के ताल्लुकात थे, जब मैं मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाना था तो अब्बा ने कहा वहाँ चले जाओ सेक्रेटरी। मैं ना अब्बा, मैंने तो वो क्या है, ट्राई दे के तो लाइसेंस लिया था। आई एम नॉट द काइंड। मेरा बेटे में टैलेंट है, वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ही शुड बी ऑनेस्ट टू द वर्क। और मेरा ईमान है। अब देखो ना, ये जिस ज़माने में मैं बैंकर बना हूँ, मेरे रिश्तेदारों में बताया जाता था कि यार पाकिस्तान से 95% जॉब्स जड़ियाँ ने वो सिफारिश से मिलती हैं। तो मैं क्या, मैं 95% मेरा टारगेट ही नहीं। माई टारगेट इज़ द रेजिड्यू 5%। तो अल्लाह ने वो तो किया। आज तक ज़िंदगी में
और मेरे ख्याल 2 तो इंटरव्यू हुए मेरे, एक नेशनल बैंक में, एक बैंक ऑफ पंजाब में। बस 2 हुआ, फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू दिए। हाँ। ये बताइएगा सर कि एक सन मेरे दिल ड्रामा आपने लिखा, सुन मेरे दिल, सॉरी, उसमें क्या वजह बनी? सिर्फ इस पर ज्यादा तनकीद की वजह में आकर वो उतना हाइप क्रिएट नहीं हो सका, उतना वो क्या उसके साथ क्या अदाकार गलत कास्ट तो समझाता हूँ, मैं बाकी सवाल समझ गया। प्ले के साथ एक घिनौनी ज्यादती भी हुई। वो 26 एपिसोड का प्ले था। मेरे हवाले से एक चीज़ बड़ी मशहूर थी, आपने जो जिनके साथ मैंने मेनली काम किया, हुमायूं सईद का और मेरा बहुत बड़ा तकरार चलता था, खलील भाई आपके 26 एपिसोड 26 नहीं होते, 23-24 होते हैं। अब यहाँ मसला अजीबो गरीब हुआ कि मेरे 26 एपिसोड के 40 एपिसोड बना दिए गए। समझ आती है? अगर आपको टेक्निकली ड्रामा बनाने की समझ है तो फिर तो ये वो खिलवाड़ और गुनाह था जो उस ड्रामे के साथ हुआ। अच्छा, इसमें एक और अलमिया ये था कि मुझे नदीम बेग के साथ आदत करके, नदीम बेग के बारे में मैं जुमला कहा करता हूं कि उसने खलील रहमान कमर को घोल कर पिया हुआ है। वो शूटिंग पर हो तो मैं अपने बिस्तर पर तड़पता नहीं। ये 2 नए डायरेक्टर थे जो मैंने इसमें लेकर आए, इसमें एक इसमें और एक जेंटलमैन में। मैं समझ गया। आई वॉन्टेड टू ट्रस्ट, बट तस ब्रेक कर दी। अपना नुकसान किया उन्होंने, अपना नुकसान किया। मुझे अल्लाह कोई और हिट दे दे, लेकिन उन्होंने नुकसान किया अपना। सुन मेरे दिल वाज अ बिग प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा था, वेस्टेड ऑन दिस ग्राउंड। आपने 1999 में पीटीवी में एक टोबा टेक सिंह, आपको याद होगा, वो पूरा एक लिखा, उसमें भी बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, ऐसे ऐसे उसमें फाद मुस्तफा और सनम बलोच ने काम किया था। उसमें भी दही नो उसमें कहा फहद मुस्तफा नहीं था उसमें। सनम बलोच के साथ तो मैंने काम ही नहीं किया कभी। फहद मुस्तफा तो था उसमें साहब फैसल कुरैशी, सॉरी फैसल कुरैशी, मारिया वास्ती और फराशा। मारिया वास्ती। उसमें भी आपने दही रोमांस और उसके माहौल पर मजाज, रोमांस देही और शहरी नहीं होता। एक तो ये बात समझ लीजिए, देही एक बैकग्राउंड है, देहात की अपनी रिवायात भी होती हैं, लेकिन रोमांस का कोई देहात और शहर से फर्क कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत जब बादशाह ने की है तब भी वैसे की है, और जब फकीर ने की है तब भी वैसे की है। मोहब्बत करने में, मोहब्बत के होने में और मोहब्बत के प्रीरेक्विजिट्स में कोई फर्क नहीं होता। दिल मुनसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, वाह। दिल मुनसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, आपसे प्यार की हर बात भुला दी जाए, वाह। बेवफाओं से बिछड़कर जो पलट कर देखे, आग उस शख्स की आंखों को लगा दी जाए। खलील साहब, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पर प्रोग्राम में भी बैठते हैं और जब आप प्रोग्राम करके घर में आते हैं तो घर में क्या माहौल होता है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? जिस तरह आपने ड्रामा लिखा मेरे पास तुम हो, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। नहीं, वो 35-36 औरतों का नाम ना लो मेरे सामने, वो nobody for me। चलो उनको निकाल के घर का जरा बताए ना, घर से भाभी हमारी जो है वो किस तरह से आपको। सबसे पहले मैं आपको मैं आज बीवी को किससे सुनाता हूँ आपको। मैं लक्ष्य अवार्ड सदके तुम्हारे पर था वो अवार्ड, तो रात मुझे आमद हुई, मैंने नज्म लिखी, वो अवार्ड लेने के बाद मैंने पढ़ी। ठीक है। वो नज्म थी, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। वाह, क्या बात है। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेस मैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है,
नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं क्या बात है, बिजनेसमैन हूँ जानो, क्या बात है, क्या बात है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानो। जानो अब चूंकि सदके तुम्हारे वही प्ले था जो मेरी जिंदगी पर था, तुम्हें मैं लेके घर पहुंचा हूं। अब ये मेरा पैर उतरा है, ये मैंने माए हाथ से मैंने अवार्ड निकाला है यूं है, और ये मेरा पाँव है यहाँ, और सामने दूर मेरी बीवी गेट पे खड़ी है। गेट के पार जो अंदर दरवाज़ा है, तो मेरी वो जो बेटी है चहीती, उसकी चमची, उसकी चहीती मेरी और चमची उसकी, उसको निक नेम है नोशी। तो उसने मेरी बीवी ने आवाज़ दी है, नोशी आ गई तेरा प्यो बिजनेसमैन। ये यहाँ से शुरू हुआ, अगले 15 दिन ये चलता रहा। बिजनेसमैन साहब तेरा कमरे जो बाहर निकलो, सफाई करवानी है। बिजनेसमैन साहब आज पकाना की है। तो मेरे यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो फिर दूसरी जो मज़े की बात है, ड्रामा देख रही है मेरी बीवी, सारी फैमिली बैठी हुई है, किसी के आंसू निकल रहे हैं, किसी का रंग गाल लाल हुए हैं, कोई अबाउट टू वीप है। इतने में कहीं मैं गुजर गया हूं, तो आवाज़ आएगी मेरी बीवी की, वेख जरा नौशी लिखदा की ते करदा की। वो बताएं कि जहाँ अच्छा, आप गए तो मैं आपने सुना रहा हूँ ना सीक्वेंस। 1.5 घंटे का वो बड़ा, अब सदके तुम्हारे का जो वाकया है उसके बारे में वो बताना पड़ेगा, रखना नहीं, पड़ेगा। उनको वो शी नोज इट। तो 30 साल बाद मैं डस्का गया, हाँ, तो ज़रा थोड़ा जज्बाती हो गया मैं। वो कुछ तकरीर की मैंने, कुछ 1.25 घंटे, घंटे की, घंटा 20 मिनट की। तो मेरी बीवी 2 मिनट का 4 मिनट का क्लिप भी देखती है, और उसके हिसाब से फिर मेरी वो तबीयत भी साफ करती है। कहीं मैं कोई ऐसी चवल मारा हूँ, उस हिसाब से मेरी इज्जत अफजाई होती फिर। तो ये जब मैं तकरीर कर रहा तो 4, 4.5, 5 महीने गुजर गए, उसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं परेशान हो रहा था कि मसला की है, इनकी इन्हें वेख्या नहीं या लेंथ लम्मी यदि नज़र नहीं पड़ी। तो मैं शुक्र भी कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी नज़र नहीं पड़ी। एक दिन खान साहब की हुकूमत थी उन दिनों, तो एक फेडरल मिनिस्टर आया हुआ था मेरे घर। हम बड़ी सीरियसली गुफ्तगू कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जाने वाली थी, 2 महीने 2 महीने बाद। ठीक है। इतने में नीचे से फ़ोन आया। जब उसने मुझे मुझ पर गुस्सा करना हो या वो गुस्से में हो, तो मुझे वो खलील रहमान कमर कहती है सीधा, वरना वो मुझे प्यार के नाम से बुलाती है। तो फ़ोन आता है नीचे से कि खलील साहब जरा थले आ जाए। मैं कहा जान आ रहे हैं। कहती जान उत्ते बढ़ गई खड़ी होके, थले आ। मैंने एक नज़र मिनिस्टर, उसको पता चला कुछ थोड़ी आवाज़ थोड़ी बहुत निकल आती है। मैं अब नीचे गया, सीढ़ियाँ उतर के मैं दरवाज़ा पार किया। मैं कहा जीत एक कसून आया मेरे मुंह के उत्ते, 1 2 तीसरा जब उसने मारा तो मैं पकड़ लिया। मैं कहा तू डस्केला प्रोग्राम वे लिया है। उसके बाद उसने 2 और मारे मुझे। मैं कहा बेवकूफे, 4.5 महीने तुमने जलील किया है, वेख के फार कर देना सी मैनू। इतना देर क्यों इंतजार कराया? तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है। वाह क्या बात है। उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। क्या बात है। मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज़ तुझे प्यार भी हो सकता है। क्या बात है। वाह 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 वाह।
खैरमान कमर साहब, जब आप औरतों को बावकार बनाने की बात करते हैं तो आपके किरदारों में औरत अक्सर औरतें कमज़ोर, बावकार होती हैं, बनाना क्या मतलब? मजलूम और मैं तो मर्द सिर्फ पर इन्हिसार करती हुई क्यों नज़र आती है? क्या, ये किस थोड़ा पर? मर्द पर इन्हिसार करती हुई क्यों नज़र आती है? मेरे यहाँ आप मेरा कोई ड्रामा देख लीजिए, मेरे यहाँ औरत बड़ी स्ट्रांग होती है। वो तो मेरा ड्रीम है जो मैं लिखता हूँ औरत के बारे में। मेरे यहाँ तो औरत रोती नहीं है। आप कभी नहीं देखेंगे मेरे ड्रामे में दारो कतार औरत रो रही है, वो रिएक्ट करती है। नो वे। आपने फिर कम ड्रामे देखे मेरे यहाँ औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। मैं उसको कमज़ोर देखना ही नहीं चाहता। जो बावकार बावफा औरत है उसके तो पैरों की खाक तक मर्द नहीं पहुंचता, तो मैं कैसे रुला सकता हूं उसको? रोई वही थे मेरे पास तो मुंह वाली गुनाह करने के बाद, पछतावे में आंसू आते हैं मेरे यहाँ। अदरवाइज औरत को आंसू नहीं आने देता मैं। लेकिन आप दावा करते हैं कि आप हकीकत पर मुबनी ड्रामे लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पाकिस्तानी मुआशरा वाकई इतना स्याह सफ़ेद है जितना आप दिखाते हैं? कितना स्याह सफेद है? नाम लीजिए, कौन से प्ले के हवाले से बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मेरे पास मैं तुम हो को हकीकत देखें, दिखाता हूँ, 2 ये मैं टके हूँ। की औरत को देखें, तो आप तो एक मिनट, बिल्कुल देखो, खातून को उल्टा कर रख रहे हसन हैं। रजा, फिर तुम गलत हो। मैं तुमसे ये तवक्को नहीं करता। एक तो बड़ी बदनसीबी है कि ये बात मुझे 10 दफ़ा बतानी पड़ी। 2 टके की औरत मैंने नहीं लिखा। वो जुमला था, जुमला की बात करो। मैंने अर्ज किया ना, वो जुमला इस तरह भी नहीं है ना। वो जुमला है, इस 2 टके की लड़की। औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं। इसका क्या मतलब होता है? ये, दूसरा कोई नहीं, दिस पर्टिकुलर वन, नॉट एनीबडी एल्स। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। द वन हु ये जुमला था। हैज कमिटेड द सिन। समझ आ रही? हम उल्टा भी तो कहते हैं, बेगैरत भी तो कहते हैं, एक्ट पर कहते हैं, जर्नलाइज नहीं करते। समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। तो वो जर्नलाइज नहीं किया गया, वो उसके एक्ट पर एक गाली दी गई, और वो भी डायरेक्ट उसके मुंह पर नहीं दी गई, वो उसके यार को सुनाई गई कि इस 2 टके की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। तो ये बात बड़ी धीमे से बैठ के समझनी होगी। और ये लगी तो अच्छी बात है, लगी। मान वो मर्द हो या औरत हो, जो ये जुर्म करेगा 2 टके का, 2 टके में आपकी नज़र में फिर बीवी की तारीफ क्या है? मतलब इसके बाद कोई तारीफ बाकी रह जाती है? मेरे यहाँ एक वफादार बीवी, एक वफादार लड़की, जैसी भी बॉन्डिंग हो उसकी, उसमें वो अगर वफादार है तो मेरा सल्यूट है उसको, और अगर वो वफादार नहीं है तो मेरी डेफिनेशन में वैसी औरत आती नहीं। आई कॉल देम नॉन वीमेन। जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, वो दिल की बात थी उसको कहां कहां करता, अभी तो शौक की राहों से लुट के आया हूं, अभी तो शौक की राहों से लुट कर आया हूं, क्या बात। अभी कहाँ मैं भरोसा है कारवां करता। ईद के मौके पर कोई अपना ड्रामा या कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ ला रहे हैं? ईद के अभी 10 दिन बाद ईद के उसके प्रोमो शुरू हो जाएंगे, एंड होपफुली जून के एंड पर ऑन एयर आएगा। मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा, उसका थीम क्या है, उसका क्या चीज़ थोड़ा बताइएगा, या अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? आपने जो ड्रामे लिखे, आपको कहाँ पर ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये जो किरदार था इसने गलत किया और इसकी वजह से? एक्टर मैं ऑलमोस्ट अपनी मर्जी से कास्ट करता हूँ, तो एक्टिंग कहीं गलत नहीं हुई, कोई डायरेक्टर ने नाइंसाफ़ी की है, और मोस्टली मैं नहीं होने देता। ये 2 तजुर्बात थे जिसमें तकलीफ़ हुई मुझे, वरना या तो मैं खुद किया करता था या नदीम बेग करता था। तो नदीम बेग इज़ वंडरफुल। ये बताइएगा, आपने अपनी ज़ुबान या रवैये पर जिस तरीके से, वो आप 25-26 को निकाल दें जो तनकीद करते हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 35-36 निकाल दें, तो क्या कभी आपको पछतावा हुआ कि हाँ ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी?
ये बात अगर मैं इसको इस तरह मैं ढाल में कर देता। मैं जब ये प्रोग्राम हुआ था ना, जिसका तो आप हवाला दे रहे हैं मुझे, जी जी जी। जब मैं चैनल से नीचे उतरा तो मैंने यूं देखा ऊपर, और मैंने एक जुमला कहा इन वोकल। मैंने कहा परवरदिगार, ना मैं लिखने के लिए आया था ना बैंकिंग के लिए, मैं तो असल में इस काम के लिए आया था। पछतावा अल्लाह माफ़ करे, मुझे ज़रा सी फीलिंग आ रही है पछतावे की, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ फ़ौरन। आपकी वो तो उस तहरीरें, पर तो मैं सारी उम्र प्राइड लूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि इट वाज मी अल्हम्दुलिल्लाह हु वाज बेस्टेड अपॉन टू डू दिस। मुझे जितनी अभी आपकी बातें सुनकर तो अंदाजा लगा कि आप खवातीन के हक में बात कर रहे हैं, लेकिन खवातीन मैं के, मानता ही खातून को, औरत को हूँ, लेकिन मर्द को तो मानता ही नहीं हूँ। खवातीन जो यार उनको एक्टिविस्ट खवातीन मत कहो हैं, प्लीज, बार बार उसको 35-36 वो को तुम खवातीन कहते हो। एक मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी खवातीन है, उनका जिक्र ना करो। वो तो एजेंडे पर हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग द कल्चर ऑफ माई कंट्री। मुझे एक बात बताइए, गांव रात को पुरसुकून हो जाता है, जल्दी सो जाते हैं लोग, गांव से ताल्लुक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, 7-8 बजे ख़त्म, नमाज पढ़ के जल्दी से पुरसुकून हो जाता है। एक कुत्ते की आवाज़ आई तो गूंजती है, होता है हाँ? अब उस आप कुत्ते तो बहुत आगे अब ले उस गए। कुत्ते की आवाज़ सुन के ये कहेंगे कि वो बड़ा बड़ा बदतमीज़ है पिंड। कुत्ते को कुत्ता ही रहने दो, नहीं, उनको उनमें शामिल ना करो। जब नो, आप आई डोंट बाय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इवन। उन 35 देखो, चूंकि वो बहुत, मेरे यहाँ अच्छी औरत कहाँ बोलती, वो तो घर में है या बाहर भी मार्केट में भी आए, बाजार में भी आए, तो वो इतनी, वो कहाँ करती है इस तरह की गुफ्तगू। वो जो 35-36 औरतें हैं उनको पैसे मिलते हैं भैया ये सब कुछ करने के, और वो बड़ी दयानतदारी के साथ वो नौकरियां कर रही हैं। आप उनका जिक्र जाने उनका सिर्फ एक टास्क है, आप समझते हैं। या उनका सिर्फ एक टास्क है कि मेरे यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करना। आप कहते हैं, बार बार एक बात कही कि असल अदाकार वो होता है जिसकी आंखें बोलती हैं। आपने ये 2-4 जगहों पे ये बात कही है, मैंने सुना। नहीं, सब क्या अकेला लफ्ज़ ये नहीं कहा कभी भी नहीं। आपने पूरा जुमला कहा, उसमें से मैं ये बात, क्या मौजूदा, सबसे पहले उसका हाँ, वोकल अच्छा हो, उसकी उर्दू सही हो, क्योंकि उर्दू में काम करते हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस होगा तो उसकी आंखें बोलेंगी, अंदाजा होगा कि वो किस नहीं, हद तक। एक्टर बॉर्न होता है, फिर वो सारी चीज़ें अल्लाह देता है उसको। उसकी आंखें भी बोलती हैं, उसके बाकी अज़ा जो हैं, हाथ पैर, जिसको हम फुटवर्क कहते हैं, वो मूवमेंट करते हैं और सिंक्रोनाइज करते हैं उसके वोकल के साथ। इट्स ए टोटल पैकेज, एक आध चीज़ में तो क्या मौजूदा जो लॉट है इसमें आप फनकारों में देखते हैं कोई ऐसा फनकार हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं, या अक्सरियत ऐसे ही हैं कि उनकी आंखें नहीं बोलती, या कोई और कोई रास्ता अख्तियार करके आते हैं? बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, तो जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर प्राइड ऑफ माई कंट्री। इमरान अशरफ है और बाकी इनके जिन्होंने, जो आपको उस्ताद भी मानते हैं, देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मुझे नहीं उस्ताद मानते उनमें भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी मैं, वो दे बिलोंग टू माई कंट्री एंड आई लव देम। महविश अयाज, सबा कमर और मायरा खान, किसकी अदाकारी को आप सबसे ज़्यादा सती या और मिच्योर समझते हैं? सती तो गलत लफ्ज़ है उनके लिए, वो तीनों बड़ी एक्ट्रेस, वो तीनों बड़ी एक्ट्रेस हैं। अब होता ये है, कंपैरिजन कहाँ होता है, वो होता है कि आप या तो तीनों को एक जैसा स्क्रिप्ट दें, या एक बड़ा अदाकार एक छोटे स्क्रिप्ट में डाल दिया, एक छोटा अदाकार बड़े स्क्रिप्ट में डाल दिया, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ जहाँ उनको अच्छी स्क्रिप्ट मिली हैं उनमें कोई तफावत नहीं है कि उनमें बड़ा एक्टर कौन है, तीनों बहुत बड़ी हैं। क्या यासर अली, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ जैसे यासर अली कौन है? यासर, वो क्या, यासर हुसैन, यासर हुसैन, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ जैसे जो अदाकार हैं, इनको आप देखते हैं कि ये हकीकी मानों में ड्रामे में एक कुव्वत पैदा कर देते हैं? इमरान अशरफ तो बहुत बड़ा अदाकार है, तो मेरा लाया हुआ बच्चा है, मुझे वैसे भी उससे बहुत मोहब्बत है, एंड आई नो हिम टू बी वंडरफुल एक्टर। वो जामदियाँ सूना ने मुँह देखी सब। वाह, क्या बात है। क्या आपको किसी एक अदाकार को अपनी तहरीरों से निकालना पड़े, या अदाकारा को निकालना पड़े कि ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती आ गए? मैं ज़बरदस्ती नहीं आता मेरे यहाँ, चाहे वो आयज़ा खान हो, कुबरा खान हो, महविश हयात हो।
वो सब मेरी मर्जी से आते हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ। क्या बात करता हूँ, आयजा तो छोटी बहन कहता हूँ मैं। तो क्या किसी ने आपको अप्रोच किया कि मुझे ड्रामों में कास्ट करें? 10,000 मैं वो नाम नहीं लूँगा, वो हक है क्रिएटिव लोगों का, क्रिएटिव लोगों पर हक होता है, वो मुझे बोल सकते हैं कि आपने मुझे कास्ट क्यों नहीं किया, वो ये उनका हक है, ये कोई मेरा बड़ापन नहीं। तो ड्रामों में आना, जिस तरह हम सुनते हैं कि शायद कोई और दरमियानी रास्ता इख्तियार करके आते हैं, जिस आप तो बता रहे हैं कि आप तो खुद अपनी मर्जी से डायरेक्टर को डायरेक्शन देते हैं, क्या अभी भी वो डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं देता मैं। मतलब क्या आप उसे बताते हैं कि आपकी मर्जी शामिल होती है कि ये क्योंकि जो लखारी है उसने जो तहरीर जो जुमला लिखा है अगर उस तरीके से अदा ना हो या उस तरह का एक्टर ना मिले तो उसको दुश्वारी रहती है, कोई परेशानी रहती है। तो आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम ये अक्सर ये एक मजाज देखने में आता है कि शायद कोई दरमियानी रास्ता, कोई शॉर्टकट अपनाया जाए और सीधा ड्रामे में चले जाएं, कि अभी भी ऐसा है? मेरे यहाँ नहीं होता। नहीं, वैसे ड्रामों में है वो भाई बढ़िया, बहुत सारे आते हैं इस तरह की शॉर्टकट लेके जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मारे जाते हैं, मरवा देते हैं, और वो ड्रामा भी तबाह हो, फिल्म भी तबाह हो, सारा। में कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप या होते हैं या नहीं होते। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो फिल्म को या ड्रामों को या अदाकारों को सपोर्ट करती है? क्योंकि बड़ा एक डीप अगर हम जाके देखें तो शायद ऐसे लगता है कि वो उनके लिए वो प्रायोरिटीज रही ही नहीं है। अभी देखो हालांकि मैं इस हुकूमत के हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अभी एक एक्टिविटी हुई है उनकी तरफ से एंड आई विश कि वो फ्रुक्टिफाई करे। और वरना ये गिला तो मुझे अपनी हुकूमत से भी रहा कि उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं की थी इस हवाले से, लेकिन यहाँ एफर्ट हुई है। अभी उन्होंने कोई 2 अरब रुपए की ग्रांट दी है फिल्म इंडस्ट्री को। हाँ जी, एंड दे हैव टेकन द एप्लीकेशन। हाँ जी, अगर ये हो जाता है सचमुच और इंडस्ट्री अपने मेरे इस वजह से, और इंडस्ट्री अगर वो जेन्युइन लोगों को मिल गया तो इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी ये हुआ है कि मेरा जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है उसको मार दिया गया, चैनल्स ने खुद प्रोडक्शन शुरू कर दी, समझो। और लाहौर की इंडस्ट्री का टूटना, बर्बाद होना, एक्चुअली इंडस्ट्री का बर्बाद होना है। दुनिया में कभी हब नहीं टूटा करते, लेकिन एक गैर फितरी काम हुआ कि लाहौर की इंडस्ट्री का हब तोड़ा गया। अब तोड़ा गया तो वो उसका नुकसान हुआ। आज आपके पास फिल्म बन जाती है, इंडस्ट्री नहीं है, तो इस इंडस्ट्री को रिजुविनेट करना है किसी भी कीमत पर। ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन बिटवीन कराची एंड लाहौर विल हेल्प एलिवेट द इमेज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर इनको पोजीशन दी जाए, सपोर्ट दी जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये नियति से ये हो गया, जो अभी ये एफर्ट हुई है, तो मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ कि मैं भले ही इमरान खान का बहुत बड़ा यार हूँ, पीटीआई का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, इस एक एक्ट पर मैं इनकी बहुत तारीफ किया करूँगा सबके सामने। 9 मई के बाद आपकी इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी? नहीं, 9 मई के बाद नहीं, जब वो इमरान खान साहब यहाँ पे थे 9 मई नहीं हुआ था, उससे पहले मुलाकात हुई? पहले मुलाकात हुई थी, तो वो आखिरी मुलाकात थी, हाँ, उससे पहले। तो उसमें कैसा पाया आपने इमरान खान को? इमरान खान इज अ वंडरफुल पर्सन, आई लव हिम, हिज लव ऑफ द कंट्री। पाया क्या मतलब है, कैसा पाया? इज अ जेन्युइन गाय, वो मरता है अपने मुल्क के गरीब आदमी के लिए, आई मीन इट। और मुझे तो कोई गरज ही नहीं उससे, ही नोज इट। ना मैंने कोई एमएनए बनना है, ना मैंने कोई किसी अदारे का सरबराह बनना है, मैं इन बातों से बिल्कुल मुबर्रा निकल आदमी गए। हूं। सही कह रहे हैं। हाँ, ये बताइएगा, माशरे को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब सब बेवफा हैं, ये मतलबी हैं? मैंने क्या बात करते, कैसे देखता हूँ ऐसे? हाँ, मादियत परस्ती आ गई। मादा परस्ती जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को बेवफा बना देती है। शो ऑफ आ गया, शो ऑफ ने मार डाला। हुआ ये कि आपने महंगे कपड़े देखे, महंगे कपड़ों के अंदर सस्ता आदमी नहीं देखा। तो जब आपकी नज़र सही हो जाएगी तो आप महंगे कपड़े नहीं देखा करेंगे, सस्ते कपड़ों के अंदर महंगा आदमी देखा करेंगे। क्या बात है। आपने जो 2 टके की औरत वाला जुमला जब बात हो रही थी तो मैं उसको निकल के बात कर रहा था। ये जुमला नहीं है, वो इस 2 टके की लड़की को आप चले मान लें तो आप इस जुमले के मुआशरती और ज़हनी असरात के ज़िम्मेदार खुद को समझते हैं या सिर्फ राइटर होने का एक बहाना बनाया आपने या लिखा? इस पर तो मैं ठोक बजा के कहता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन तो मैं देने आया था।
मेरे यहाँ जो औरत वफा कर रही, वफादार कौन होता है बताओ? वफादार वो होता है जो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देता है। ये काम मेरी औरत करती है, मर्द नहीं करता। तो उसको तो वो क्रेडिट दिया ही नहीं जा रहा था। वो जो बेवफाइयाँ कर रही थी, जो वो कर रही थी, उसको भी औरत कहा जा रहा था, उसको भी औरत कहा जा रहा था। तो फर्क क्या था? ये डिस्क्रिमिनेशन इस बात पर आया आके, समझ आ रही है? उस औरत को ये क्रेडिट दिया गया, ये मेडल दिया गया कि तुम्हारी वफादारी जो है वो तमगा है जिसके भरोसे पर ये माशरा चलता है और ये मर्द अकड़ के बाहर निकल सकता है। आप कैसे बोलते हैं, क्या कह रहे हैं ये जुमला? आप फिर उसको घुमाते हैं उस तरह। डोंट गो दिस वे। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मुझे किसी ने एक दफ़ा, मैंने जब ये इंटरव्यू दे रहा था इस हवाले से, तो मैं हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाता था ऐसी औरतों के बारे में। तो मुझे रिक्वेस्ट की गई कि हार्श लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो। मेरे दोस्त से जिनकी बात मान लेता था मैं, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग सेइंग दम नॉन वीमेन। तो मैंने 2-4 चैनल में बोल दिया। तो एक दफ़ा मैं कराची से आया तो मुझे याद नहीं था कि मैंने बैरिस्टर एहतशाम को टाइम दिया हुआ है। बैरिस्टर एहतशाम यार है, बोला भाई पहुँच रहा है 7 बजे। मैंने कहा यार खुदा के वास्ते। अच्छा, मैंने कहा फिर ऐसा कर, तू नान छोले मंगवा, मैं आ रहा। मैं पहुँच गया तो इतने में वो आ गए, क्योंकि 4-5-6 का इज्जत तो आता था मुझसे फाइट आउट करने के लिए। तो आगे ना एकदम जैसे डर नहीं जाते। तो मैंने कहा बैठो, आओ, डर किस बात पे रही हो, बैठते गप मारो, बैठ गए। तो बैठ गए, बातें करने के बाद उसको पता चला कि नहीं ये कोई गुस्से वाला आदमी नहीं है। तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मुझे क्या एक ने कहा कि खलील साहब ये आपने क्या कहाँ से ले आया ये लफ्ज़ नॉन वीमेन? अच्छा, मैंने कहा बुरा लगा। तो मैंने कहा ये कहाँ से लाए हो? माई बॉडी माई चॉइस, ये अल्लामा इकबाल ने दिया था, मिर्ज़ा गालिब देकर गया था। यू बोरोड इट, मैंने तो अपना ही इजाद किया है, तुमने तो। अच्छा, मैंने कहा चलो मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा शाम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पड़ी होगी, उसने लाया। मैंने वो निकाला, वो मैंने कहा ये प्रॉस्टिट्यूट का लफ्ज़ है। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये तो मैंने नहीं दिया, ये तो हज़ारों साल से डिक्शनरी में मौजूद है। प्रॉस्टिट्यूट, एक औरत को प्रॉस्टिट्यूट करने का मतलब है उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपने। तो फिर जब प्रॉस्टिट्यूट भी औरत है तो उसका नाम नया रखने की जरूरत क्या है? उसको कहिए नॉन वुमेन। हाँ, उसको प्रॉस्टिट्यूट लिखने की क्या जरूरत है? सुनिए, इस बात को समझिए पहले भैया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर तुम प्रॉस्टिट्यूट को भी औरत कहते हो, अपनी मां को भी औरत कहते हो, बीवी को भी औरत, फर्क है ना सर? ये फर्क आया। मैं ये देखिए, आप जो करती है ना, मैं आपको बेइज्जती नहीं करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो करती है नजर आइए वो। आप ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। मेरे यहाँ की अच्छी औरत की तौहीन मत कीजिए। उसने सेक्रीफाइस किया है, वफादारी कुर्बानी का नाम है। ये कुर्बानी उसने दी है, तो उसको मेडल मिलना चाहिए ना। जिसने कुर्बानी दी है उसको मिलना चाहिए ना। भैया इस कर रहा हूं ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी था? नहीं। देखिए क्या करते हाँ, डिस्क्रिमिनेशन जरूरी था। एक फौजी, हम सब फौजियों का एहतराम करते हैं, एक फौजी और एक शहीद में फर्क है ना, जमीन आसमान का, बहुत जमीन आसमान। इसी तरह जब कोई कुर्बानी देता है, देखो मौके सबसे ज्यादा बेवफाई के मौके किसको मिलते हैं? औरत को। मर्द तो ढूंढता है। तो मैं बार बार कहता हूं वफादारी तो होती वहां है। तो वो जो कुर्बानियां देती हैं, अपॉर्चुनिटीज तो उनके पास भी हैं। हाँ, आपने क्लियर कर दिया। मैं उन लड़कियों का एहतराम करता हूं जो सुबह घर से निकलती हैं, बस पे बैठती हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए दफ्तर पहुंचती हैं, सारा दिन काम करती हैं, डांटे भी सुनती हैं, एड़ियां फट जाती हैं उनकी, और शाम को घर पहुंचती हैं। उन एड़ियों को सलाम है। लेकिन जो शाम को एक पराठों पे बैठ के रात को 50,000 रुपये ले आती है, वो मेरे लिए औरत नहीं है। I'm so sorry। फर्क है। वो मेहनत करके जान मार के। मैं सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था, याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा इस बात को समझो कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। तो वो जो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी, मेरी उनको जिस्म, नहीं उनको छोड़ दें, मेरी जिस्म मेरी मर्जी लेकर चले गए। हाँ, जहन्नुम में जाए वो, आई डोंट केयर। उनको मेरा जिंदगी में क्या ताल्लुक है भाई? आप इस सच को
गलत साबित करके दिखा दीजिए ना, भौंकने से कुछ नहीं होना होने वाला। दलील में भौंकना नहीं होता, दलील के जवाब में बड़ी दलील लाई दलील जाती आनी है। चाहिए। हाँ, ये बताइएगा कि मथीरा ने भी आपके खिलाफ, नहीं मतीरा ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब आपने एक जुमला कहा, बिल्कुल उसने ये बात कही है, मैं आपको बता मुझे देता हूँ। शर्म आनी चाहिए। अब छोड़ो, मैं उसने कहा कि बात सुना दूंगा उसकी। ना ना, रात मतीरा को मैं रिस्पेक्ट करता के हूँ। 4 बजे वाला, उसने उसे बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। उसने कहा था रात के 4 बजे किसी खातून से मुलाकात करना मुनासिब नहीं, चाहे वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। अच्छा, ये मतीरा कह रही? जी, ये भी साउंड कहेगी। उन्होंने कहा छोड़ो कि यार, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उसने कहा ऐसे वक्त में मुलाकात मेरा करना मुंह खुलेगा, बदतमीजी के जुमरे में मेरा आता है। मुंह खुलेगा, छोड़ दीजिए, वरना मेरे मोबाइल में बड़ा कुछ पड़ा है मतीरा का। छोड़ दो इन बातों। आपको वाकया सुना रहे थे मथीरा का, कोई बताने लगे। नहीं कुछ नहीं, मैं आई डोंट, मैं मेरे लिए पार्टी नहीं है मेरी, ना मैंने कभी काम किया उस मतीरा देन। हाँ, मैं सिर्फ उनको मानता हूँ भाई जिनके साथ काम करता हूँ, बाकी वो मुझे ना माने, मैं उनको नहीं मानता। मायरा खान ने जो 2020 में, वो खत्म हो गई बात, महारा ने उसने फिर बाद में अच्छा, उस पर भी कई कुछ खवातीन ने कुछ इख्तलाफात किए थे कि क्यों उनके इसने सॉरी की और मामलात को सेटल किया। उसको छोड़, उन औरतों, फिर वही कह रहा हूँ, वो 35-36 औरतें तो सिर पे चढ़ाई हुई हैं, तेरी जिंदगी उन पे गुजर रही है। अच्छा, सिर्फ 35-36 वो औरतें? 35-36 वही हैं, वो घूम घाम के ना खोता बोर्ड थले गए, वही हैं औरतें वो। रेशम ने आई सैल्यूट मारिया उसको, चाहे 5 साल बाद एहसास हुआ। मैं मायरा का इतना एहतराम करता हूँ कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। और वो भी मेरा इतना एहतराम किया करती थी। तो वो एक अफसोसनाक वाकया हो गया, उस पर मेरा दिल, मैं तमाम कंट्रोवर्सी में जितनी भी किसी ने बकवास की हो, मुझे किसी का दुख नहीं हुआ था, मुझे मायरा का दुख हुआ था। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, हाँ, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। क्या बात है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत ना मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। खलीलुर्रहमान कमर साहब, ये फरमाइएगा कि आप औरत, लड़की, खातून का तो आप बड़ी तफसीली से बातचीत करते हैं, मैं ज़रा इस पर लाना चाहूँगा आपको। ये बताइएगा कि हर घर में खातून बच्ची मौजूद है, लेकिन वो उनको कैसे ढालें? बड़ा आसान तरीका, बहुत, एक तो उनके साथ दोस्ती करें, कौन किस तरीके से उनकी अखलाकी तरबियत की अगर आप जाए? मुसलमान हैं तो कुरान शरीफ उनको तर्जुमे के साथ पढ़ाइए, बहुत सारी कलियाँ खुल जाएंगी इस वजह से, उनकी बिदतों में नहीं पड़ेंगी वो। दूसरी, अपनी बेटियों से और अपनी बहनों से दोस्ती कीजिए। वो जरा मशहूका से 7-7, 8-8 हज़ार दे परफ्यूम लाते फिर पैसे इकट्ठे कर दो, खुदा की कसम उनको 500 की चूड़ियाँ ला दीजिए 1 महीने में 1 दफ़ा, वो जमती फिरेंगी उस पर। और अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, जब आप अपनी बेटियों से और बहनों से दोस्ती कर लेते हैं ना, आपको उनको हया और वफा के दर्स नहीं देने पड़ते, वो कभी आपका सर नहीं झुकने देती। क्या बात है, गारंटीड। ये बताइएगा कि मियाँ और बीवी में जब इख्तलाफात बढ़ते हैं तो वो कौन सी ऐसी ज़्यादा वजूहात आपने देखी मुआशरे में कि जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते हैं, और फिर वापसी कैसे उनका रास्ता? ये सबसे अच्छा सवाल किया तुमने। आपके पूरे देखो, मैं आपको इख्तलाफात कैसे बढ़ते हैं, इख्तलाफात बढ़ते नहीं हैं, इख्तलाफात होते हैं, उनका लावा फूटता है। हमारे यहाँ बापों ने बड़े गुनाह किए हुए हैं। औरत के 2 बुनियादी शरई हकूक जो थे, जो नंबर 1 और नंबर 2 आते हैं, 80% to 90% of my women are deprived of that. पहला हक था उनका शादी पर उनकी अपनी मर्जी। खुदा की कसम, ये इतना फंडामेंटल राइट है उनका। अगर आप अपनी मर्जी से
मैसियत बाप या भाई, उसकी शादी उसके अनचाहे मर्द के साथ करते हो तो आप उसको ब्याह नहीं रहे, आप कर रहे हैं। आप 50-55 साल के लिए उसको एक ऐसे मर्द के हवाले कर देते हैं जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती। रेप में क्या होता है, वो लड़की उसके साथ सोना नहीं चाहती। लेकिन सेम है, जब आप उसको गैर पसंदीदा मर्द के साथ ब्याह देते हैं, वो रोती पीटती रह जाती है। आप कर रहे हैं, आप शादी नहीं कर रहे उसकी। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये हक हमारी जो बहुत सारी बच्चियां हैं, उनको जब कहा जाता है कि तुम फलां लड़के से ब्याह किया जा रहा है, वो चुप साध लेती हैं, कहती ठीक है अब्बा, ठीक है भैया, जैसे आपने किया ना, उनकी इज्जत की खातिर खामोश हो जाती नहीं है। करनी। उनको कि कहो बेटा वुजू करो, आप भी वुजू कीजिए, कुरान रखिए, कहो बेटा इस पे हाथ रख के कहो ये जिस लड़के के साथ मैं तुम्हारी शादी करने जा रहा हूँ ये पसंद है तुमको? वो कहे हाँ पसंद है तो कीजिएगा, वो कहे नहीं पसंद तो खुदा के वास्ते ये जुर्म ना कीजिएगा। फिर आपको इख्तलाफात की इबारतें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़की को उसके मर्जी का कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए, वो उसको कुत्ता बना देगी। और औरत चाहे तो मर्द को औरत ही चंद बनाती सेकंड में है। उड़ा। सर औरत मर्द को बनाने वाली, और औरत ही वो है जो चुटकी में 6 फुट के मर्द को चूहा बना देती है। हाँ, ये गलती ना कीजिए। और दूसरा, उसको प्रॉपर्टी में राइट दीजिए, बाकी सारे हक माफ कर देगी तुम। वो वुमेन इज प्राइमा फेसी दिस ग्रेट। मर्द कभी पकड़ा जाता है? वो हमेशा पढ़ा जाता है। हाँ, पढ़े जाओ तो आंकड़ो ना दाढ़ी मेरे बात। सबसे बेवकूफ शौहर वो है, सबसे बेवकूफ शौहर वो है। बेवकूफ शौहर हाँ। ये है जो बाहर चवल मार रहा है और वो ये समझ के बैठा हुआ है कि उसकी बीवी को नहीं पता। बीवी को चुटकी में पता चल जाता है कोई बीच में है। सिर्फ उसके अंदर माफ कर देने की जो वो फितरत है ना खुदा की, वो उसको रोक के रखती है। वरना ये कभी ख्वाब में भी ना सोचिएगा, उनको नहीं पता। उनको ठीक अगले दिन पता चल जाता है कि चवल मारा है। अच्छा, खातून तो माफ कर देती है, उसकी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। इस पर सवाल हुए तो मुझे, मर्द फेमिनिस्टों ने सवाल किया, तो सुन लो ना बेटा। अब बहुत सारी चीजें जो है ना, या तो हम इसको जनरली डिस्कस करें और मजहबी ना रहें। तो मजहबी हम कैसे ना रहें? प्राइमा फेसी तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान है। ये 4-4 शादियों के हक क्यों दिए गए मर्द को? 7 लौंडियों को भी इजाजत दे दी गई। किस 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 लिए? इसको मैन्युफैक्चर्ड इस तरह किया गया है, बनाया इसलिए गया है। आई रिस्पेक्ट द मैन हु आर वन वुमन मैन। ये हक औरत को क्यों नहीं दिया गया? सवाल आता है ना। बिल्कुल ऐसे। इसलिए औरत कंसीव करती है, वो गुनाह को कंसीव करती है, इस वाले गुनाह को। मर्द कंसीव नहीं करता, नहीं जिसके बारे में क्या कहा जाता है ना कि नाता तोता कोड़ा है। अगर तो हम ये वाला गुनाह औरत को भी माफ करने दें, शादीशुदा औरत को, अपनी बीवी को, तो फिर पता क्या होएगा? जिस दिन बच्चा होना होएगा ना ताड़े, तुम कोई आके मुबारकबाद देगा बल्कि बच्चा हो गया है, तो तुम कहेगा ठहर जा मिठाई मुबारकबाद से लेना, पहले DNA टेस्ट की रिपोर्ट आकर दे। ये नहीं हो सकता। अगर ये होना है तो शादी का इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा, और शादी का इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा तो आप वो कौम लूत तक पहुंच जाएंगे वापस, समझो, जहां से आपको बचा कर लाया गया था। तो ये उस औरत की मेहरबानी, उसकी बड़ेपन को हमेशा सलाम करते रहिए कि उसकी वजह से चल रहा है माशरा, मेरी और आपकी वजह से नहीं चलता। सर, मैं एक सवाल रखना चाहूँगा कि खातून मर्दों की तो बात बेशुमार होती हैं, आपने बड़ा खुलकर उसको एक्सप्लेन किया। ख्वाजा सरा माशरे में एक अहम तबका है, उसको इग्नोर क्यों किया जाता है? ये जुल्म हुआ, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। उनको तानो तशनी का निशाना बनाया गया, बजाय इसके कि उनको ह्यूमन बींग्स मान के उनकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको एजुकेट किया जाता और उनको एक
प्रोडक्टिव यूनिट बनाया जाता है सोसाइटी के। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आ रही। फेमिनिस्टों के सारे स्लोगन्स बुरे नहीं हैं, ये वाली बात अच्छी है उनकी कि दे फाइट फॉर इट। आई लव दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिज्म कि आप ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए बात करें और उनको ह्यूमन माशरे में हुकूक वो मिलने चाहिए जो उनके वहाँ। यूनिट बनाए उनको। ये यहाँ मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि हमने देखा ख्वाजा सरा में बहुत पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और भी बड़ी फील्ड में महारत रखते हैं, लेकिन उनको मुसलसल ऐसे इस तबके को झंझोरा जाता है, उसको आउट कर दिया गया। हमारे सिर्फ ख्वाजा सराओं के साथ नहीं हुआ ये, हमारी कौम की डेवलपमेंट हुई राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमने काम करने वाले को उसके पेशे के हवाले से गाली दी है, ए मोची दा पुत्र है, ए नाई दा पुत्र है। हाँ, वो काम करने वाले लोग थे और विला बैठा चौधरी पढ़े हैं। यू गेट इट? यस, आई गॉट इट। ये वो अलमी, ये ख्वाजा सरा से ज़्यादा बुरी बात है ये भी, या उसके बराबर की बुरी बात है। आपने वो कलादा क्रिएचर कर दिए, ए नाइया ना मुंडा है, अब तो भीदा पुत्र है, ए मोची दा बच्चा है, उसको सेपरेट करना शुरू कर दिया। हाँ। इस डिस्क्रिमिनेशन ने हमें एजुकेशन नहीं दी कि हम ख्वाजा सराओं की का एहतराम करते, उनकी जो जैसे अल्लाह ने उनको प्रोड्यूस किया है, वो दे आर ह्यूमन बीइंग। वो उनको ह्यूमन बीइंग मान लेना हमारा बड़ापन था, लेकिन हम उसमें छोटे हो गए। सर, भारत के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ सवालात उठते हैं कि यहाँ पर तो बात करते हैं किसी खातून ने आधे कपड़े पहने हो उस पर तो गैरत पे सवालात उठते हैं कि ये फलां है तो ये है। तो हिंदुस्तान में जो बोल्ड करैक्टर प्ले होते हैं उस पर आपकी क्या राय है? हिंदुस्तान की इंडस्ट्री थोड़ी रही है उधर तो चकले खोलन। मैं तो उनके एक्टर को क्या करता हूँ, ये काम क्यों करते पे ना तुम क्रिएटिविटी के लिए रखा है, चकले खोलो बहुत पैसे ये। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये उनका कल्चर नहीं है जो वो फिल्म में दिखा रहे हैं। आई बीन टू इंडिया फ्यू टाइम्स, मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी इस तरह कपड़े पहनती, मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी जिसके इस तरह बेहुदा लिबास रहा हो, या उस चुनना पड़ता है अल्फाज, मेरे मुंह से फिर लफ्ज़ गलत निकल जाएंगे। डिसेंट गर्ल्स थे यार, पढ़ी लिखी हैं, ये पता नहीं केड़े थे काम कर रहे, इसी वजह से तो कंजर कहते हैं इनको। तो वहाँ पे आप समझते हैं कि कोई राइटर मौजूद है अभी भी हिंदुस्तान में जो होगा? अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रहा ना कोई, होगा, डेफिनेटली होगा। हम बाज़ औक़ात इस तरह तो आप उनके ड्रामों को, उनकी फिल्मों को कहाँ रेट करते हैं? बनाना नहीं आता ना, अगली गल कर कोई, तो उनकी फिल्मों को कहाँ रेट करते हैं? देखो, उसने राज किया है बॉलीवुड ने, इसमें कोई शक नहीं है। तब वो कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाते थे, अब वो हराम ज़िंदगी पे बनाते। अब तो उनते औरतों सिर्फ पाके फिर रही उन्होंने, तो मैंने तो समझ आती है कम करने की लोड़ है, फिर वो कम करो जरा तो अगला है। उनकी फिल्में आजकल मोस्टली तो ऑलमोस्ट पॉर्न फिल्म है। यानी आप समझते हैं कि वो काबिलियत की बुनियाद पर नहीं आती, वो शॉर्ट का रास्ता लेते हैं, हिंदुस्तान वाले इस पोजीशन पर आ जाते हैं। ये बताइएगा कि सर क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान या आमिर खान जैसा कोई स्टार पाकिस्तान में पैदा हो सकता है, यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे बड़े स्टार हैं, उनसे भी स्टार्टअप नहीं है। हम बुनियादी तौर पे हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाई ना। क्या आपके नज़दीक भारतीय अदाकाराएँ जो हैं, जिस अभी आपने फरमाया कि वो की, तो वो फिर हम उनको क्या कहेंगे? वो जो मैं कहता हूँ दे आर नॉन वीमेन, कोई औरतें हैं यार, सॉरी, नंगी भी औरत है, खुदा का नाम ले। अगर मैंने तो एक फिल्म में मैं तो हैरान हुआ, मैंने बल्कि अपने एक एक्टर दोस्त को वहाँ पूछा, वो मैं कहा सच्ची मुझे सीखी है रणवीर सिंह है ना, हाँ जी, जिदी दीपिका पादुकोण बुढ़ी होती, वो जो गाना है अपना शाहरुख खान की फिल्म में उन्हें जो किया है, वो बाकी की रह गया वो खाना। हाँ, जे तुसी यह काम करने ने तो मैं आई डू नॉट बिलोंग टू यू, आई एम सॉरी। सही कह रहे हो। फिर खोलो भाई। क्या आपके नज़दीक भारतीय ख़वातीन फ़नकार सिर्फ जिस्म की नुमाइश के लिए मशहूर हैं या उनमें सलाहियत भी मौजूद है? बड़ी बड़ी सलाहियत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिनको काम आता है वो जिस्म की नुमाइश नहीं करती। अगर कभी भारतीय अदाकार
आपकी फिल्म में काम करना चाहें? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੌਬਾ इस्तगफार पहले मैं सोच रहा था पिछले दिन मैं स्टेटमेंट भी दी थी पहले मैं नहीं माना करता था और मैं शायद इंडिया वालों के साथ काम भी करने लगा था थिंग्स वर इन पाइपलाइन और मैंने जो ये हिंदुत्वा का मैं खान साहब की एक गल सी जी मैं नहीं सी मानता क्योंकि मेरे ताल्लुकात थे बड़े वो हिंदुत्वा की बात करता था वो भाई ये तो बड़े घटिया लोग हैं अल्लाह की कसम इनके अंदर तो ह्यूमैनिटी नहीं है आपकी इतनी घटिया सोच है लड़ाइयाँ होती हैं उससे आते हैं आप दुश्मन हो हम भी दुश्मन हैं को दुश्मन की भी तमीजदारी होती है सबसे बदनसीब आदमी होता है वो जिसका दुश्मन इतना घटिया हो मर्द बड़ा मजबूत होता है लेकिन आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए कि आप मैं हैरान हो गया हूँ इस दफा मैं इनके जो और मैं समझता था मेरा मीडिया बड़ा घटिया है ना 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 भाई उन्होंने दसा ना ਤੁਹਾਡਾ मीडिया तो शायद कोई नहीं कमर साहब कभी किसी ने आपको बहुत तंग किया हो तो की हो गया बात ना कभी धमकी दी हो हाँ दी होगी धमकी फिर वो पता करो कितने कभी किसी ने आपको ब्लैकमेल किया हो इस वाक्य से निकल के एक बारी धमकी दी सी भाई आप कहते हैं लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं अभी आप मेरे साथ डेढ़ घंटा आपने वक्त गुजारा मेरा चेहरा पढ़ के आपको क्या लगा ना पूछ मेरे को मेरा चेहरा पढ़ के आपको क्या लगा बस एक बात में मशवरा देता हुआ जाऊंगा बहुत कुछ सीखना है तुम्हें जो रास्ते में पड़ा है जहाँ ये मान लोगे ना तुमने सीख लिया फारे हो जाओगे ये ना करना बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच